हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं किशोर न्याय अधिनियम 2015 का। हमने सेक्शन 2 तक देख लिए थे। अब हम आगे के सेक्शन देखते हैं जो कि हम एपीओ के लिए देख रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन हम देखेंगे राजस्थान एपीओ के लिए। तो अब आ जाता है चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड कहता है बालकों की देखरेख और संरक्षण का साधारण सिद्धांत। तो ये बालकों की देखरेख के बारे में बता रहा है कि क्या सिद्धांत दे रखे हैं। तो इसमें सेक्शन थर्ड कहता है अधिनियम के प्रशासन में अनुसरित किए जाने वाले साधारण सिद्धांत। तो इसमें क्या सिद्धांत हैं प्रशासनिक, तो वो बताए गए हैं। तो पहला कहता है यथास्थिति केंद्रीय सरकार, बोर्ड, समिति या अन्य अभिकरण से इस अधिनियम के प्रबंधों को क्रियान्वित करते समय निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांत और मार्गदर्शन दर्शित होंगे। तो ये कह रहा है केंद्र सरकार क्या करेगी, ये जो नियम बना रखे हैं केंद्र सरकार बोर्ड या समिति द्वारा जो अभिकरण बनाए गए बोर्ड या समिति के नाम से जो अभिकरण अन्य जो अभिकरण है वो बनाए गए, तो वो केंद्र सरकार द्वारा जो बनाए गए मार्गदर्शन है उन्हीं के अनुसार कार्य करेंगे। पहला बता दिया निर्दोषता की उपधारणा का सिद्धांत। किसी बालक के बारे में 18 वर्ष की आयु तक यह उपधारणा की जाएगी कि वह किसी असद्भावपूर्ण या आपराधिक आशय का दोषी नहीं है। मतलब जो 18 साल या 18 साल से छोटा कोई बालक है, उसने कोई अपराध कर दिया तो ये माना जाएगा कि वो निर्दोषता के अंतर्गत आएगा। सेकंड कह रहा है गरिमा और योग्यता का सिद्धांत। तो कहता है सभी मनुष्यों के साथ समान गरिमा और अधिकार के साथ बर्ताव किया जाएगा। सभी लोगों के साथ क्या किया जाएगा, समान व्यवहार किया जाएगा। फिर आगे कहते हैं भाग लेने का सिद्धांत। प्रत्येक बालक को सुने जाने का और उसके हितों को प्रभावित करने वाले सभी आदेश और विनिश्चय में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है और बालक के दृष्टिकोण से बालक की आयु और परिपक्वता को सम्यक ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है प्रत्येक बालक को सुने जाने और उसके हितों को प्रभावित करने वाले सभी आदेशों और विनिश्चयों में भाग लेने का क्या है, अधिकार है। जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उनके लिए, जिनके साथ कार्रवाई चल रही है उनके लिए। सर्वोत्तम हित का सिद्धांत कह रहा बालक के संबंध में सभी विनिश्चय मुख्यतः इस विचारधारा पर आधारित होंगे कि वे बालक के सर्वोच्च हित में हैं और बालक के लिए अपनी पूर्ण सत्ता को विकसित करने की सहायता करेंगे। तो क्या करेंगे, बालक का सर्वोच्च हित देखेंगे। आगे 5 कहता है कौटुंबिक जिम्मेदारियों का सिद्धांत। तो कह रहा बालक की देखरेख, उसका पोषण और उसका संरक्षण करने की प्राथमिक जिम्मेदारी जैविक कुटुंब या यथास्थिति दत्तक अथवा पालक माता पिता पे होगी। तो किस पे होगी, जो जिस कुटुंब में वो व्यक्ति जन्मा है, जिन माता पिता ने जन्म दिया या जिन्होंने दत्तक लिया या जिन पे पालन करने का उसका दायित्व दिया गया, उनकी होगी उसे पालन पोषण करने की जिम्मेदारी। आगे कहता है सुरक्षा का सिद्धांत। तो ये कहता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि बालक सुरक्षित है और देखरेख तथा संरक्षण पद्धति के संपर्क में रहते हुए और उसके पश्चात उसकी कोई उपहानि, उसमें दुर्व्यवहार या बुरा बर्ताव नहीं किया है, सभी उपाय किए जाएंगे। ठीक है, तो बता दिया कि सुरक्षा का सिद्धांत दिया गया बालकों के लिए। आगे बता रहा है सकारात्मक उपाय। तो ये सकारात्मक उपाय के बारे में बता रहा है। तो कह रहा है सभी स्रोतों के इसके अंतर्गत वे भी जो कुटुंब और समुदाय के हैं कल्याण की पदोन्नति, पहचान के विकास को सुकर बनाने और बालकों की असुरक्षा को कम करने के लिए समावेशित और समर्थकारी वातावरण उपलब्ध कराने और उस अधिनियम के अधीन मध्यक्षेप की आवश्यकता के लिए गतिमान किया जाएगा। तो ये बता दिए सकारात्मक उपायों का उपयोग किया जाएगा। ये बता दिए जो बालकों की सुरक्षा के लिए, कल्याण के लिए, उन्नति के लिए, विकास के लिए। ठीक है, अब आ जाते गैर कलंकी शब्दों का सिद्धांत। वगैरह किसी बालक से तात्पर्य आदेशों में प्रतिकूल या अभियोगात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे आ जाता है अधिकारों का त्याग न किए जाने का सिद्धांत। कोई जो अधिकार है उनका त्याग नहीं किया जा सकता, ये बता रहा है हमारा सेक्शन 9 और क्लॉज 9। तो कहता है बालक के किसी अधिकार का किसी भी प्रकार का अद्यतन अनुज्ञेय या विद्यमान नहीं है, चाहे उसकी इच्छा बालक द्वारा की गई हो या बालक की ओर से कार्य करने वाले व्यक्तियों या किसी बोर्ड या समिति द्वारा की गई हो, और किसी मूल अधिकार का प्रयोग न किए जाना अध्ययन की रिपोर्ट कोर्ट नहीं आएगा, अध्ययन की कोर्ट में नहीं आएगा। तो ये कह रहा है कोई अधिकार दिए गए हैं उनका त्याग नहीं किया जा सकता, चाहे बालक की इच्छा हो या ना हो। फिर आगे 10 में कह रहा है
समानता और विभेद न किए जाने का सिद्धांत। किसी बालक के विरुद्ध किसी भी आधार पर जिसके अंतर्गत लिंग, जात, नस्ल, जन्म स्थान, निषक्ता भी है, किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा और पहुंच, अवसर और बर्ताव में समानता प्रत्येक बालक को दी जाएगी। आगे आता है 11, एकांता और गोपनीयता का अधिकार। तो कह रहा प्रत्येक बालक को सभी साधनों द्वारा और संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया में अपनी एकांता और गोपनीयता की संरक्षा करने का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, तो बता दिया कि बालक को एकांता और गोपनीयता का अधिकार भी है। आगे कह रहा अंतिम अल्वेम के उपाय के रूप में संस्थात्मक सिद्धांत। तो ये कहता है बालक को युक्तियुक्त जांच करने के पश्चात अंतिम अवलंब के उपाय के रूप में संस्थागत देखरेख में रखा जाएगा कि जो क्या किया जाएगा, बच्चे को उसकी कार्रवाई है वो चल रही है तो युक्तियुक्त जांच करने के पश्चात उसे क्या किया जाएगा, कहीं सुरक्षित जगह पर रखा जाएगा, संस्थागत देखरेख में रखा जाएगा। आगे आता है संप्रत्यावर्तन और प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। कह रहा किशोर न्यायिक पद्धति में प्रत्येक बालक को शीघ्र अपने कुटुंब से पुनः मिलाया जाएगा और उसी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थिति में जिसमें वह इस अधिनियम के क्षेत्राधीन आने के पूर्व रहता था, जहाँ पहले उसकी स्थिति थी उसी स्थिति में लाने का कार्य किया जाएगा। प्रत्यावर्तन होने का जब तक कि ऐसे प्रत्यावर्तन और सप्रत्यावर्तन उसके सर्वोच्च हित में हो अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये बता दिया। आगे कहता है नए सिरे से शुरुआत करने का सिद्धांत। कह रहा किशोर न्याय पद्धति के अधीन किसी बालक के पिछले सभी अभिलेखों को विशेष परिस्थितियों के सिवाय समाप्त कर दिए जाएंगे। तो उसके खिलाफ जो अभिलेख हैं उन्हें क्या कर दिया, समाप्त कर दिया जाएगा और उसे नई शुरुआत का मौका दिया जाएगा। अब आगे आ जाओ उपयोजना का सिद्धांत। तो कहता है किसी विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से न्यायिक कार्रवाई का उपलम्ब किया बिना जब तक कि वह बालक या संपूर्ण समाज के सर्वोच्च हित में न हो निपटने के उपायों को बढ़ा दिया जाएगा। तो क्या किया जाएगा, उसका जो उसने अपराध किया है, विधि का उल्लंघन किया है, तो उसको क्या किया जाएगा, निपटाया जाएगा और उसे संपूर्ण समाज के सर्वोच्च हित में न हो निपटाने के उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा। अब आ जाते आगे। तो कह रहा है नैतिक न्याय के सिद्धांत। तो नैतिक न्याय के सिद्धांत क्या है, तो कह रहा है इस अधिनियम के अधीन न्यायिक हैसियत में कार्य करते हुए सभी व्यक्तियों या निकायों द्वारा ऋतुजता के बुनियादी प्रक्रियात्मक मानकों और जिनके अंतर्गत निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, पक्षपात के विरुद्ध नियमों और पुनर्विलोकन का अधिकार भी है, पालन किया जाएगा। तो क्या कह रहा है, नैतिक सिद्धांत का जो नेचुरल जस्टिस है उसका पालन किया जाएगा। ये कह दिया हमारे लास्ट पॉइंट में। अब आ जाते हैं हम आगे आता है चैप्टर थर्ड बताता है किशोर न्यायिक बोर्ड। तो किशोर न्यायिक बोर्ड के बारे में बता रहा है। तो इसमें आ जाता है सेक्शन हमारा 4। तो कहता है किशोर न्यायिक बोर्ड के बारे में कि किशोर न्यायिक बोर्ड में क्या आता है। तो ये कह रहा है पहला पॉइंट कहता है दंड प्रक्रिया संहिता में अंतर्निहित किसी बात के होते हुए भी, मतलब CRPC में कोई बात हो उसके होते हुए भी राज्य सरकार प्रत्येक जिले में या एक या अधिक किशोर न्याय बोर्ड इस अधिनियम के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने, उसके कृत्यों को निर्वहन करने के लिए स्थापित किए जाएंगे। तो ये क्या कह रहा है, किशोर न्याय बोर्ड की 4 सेक्शन का फर्स्ट क्लॉज कहता है दंड प्रक्रिया संहिता में कोई भी बात लिखी हो फिर भी राज्य सरकार क्या करेगी, प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक किशोर न्याय बोर्ड बनाएगी। ठीक है, और किसके लिए, जो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक हैं उन बालकों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए स्थापित किए जाएंगे। अब आ जाता है सेकंड पॉइंट क्या कहता है। सेकंड पॉइंट कह रहा है बोर्ड एक ऐसे महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ना हो, जिसके पास कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो और 2 ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलकर बनेगा जिनका चयन ऐसी रीत से किया जाएगा जो विहित की जाए और उनमें से कम एक महिला होगी और यह एक न्यायपीठ का रूप लेगी और ऐसी न्यायपीठ को वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो कि दंड प्रक्रिया संहिता में महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को दी गई हैं। तो पहले में बता दिया कि राज्य सरकार कह रही है किशोर न्यायिक बोर्ड बनाएगी, ठीक है, उनकी न्यायिक कार्रवाई करने के लिए। दूसरे में बता रहा है कि उनमें अधिकारी कौन होंगे। तो कह रहा है बोर्ड एक ऐसे महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिन्हें कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो और 2 इन लोगों को नियुक्त करेगी और 2 ऐसे सामाजिक
कार्यकर्ताओं से मिलकर बनेगा, जिसकी चयन ऐसी रीत से किया जाए और उसमें कम से कम एक क्या होगी, महिला होगी। तो बता दिया उसने। दो तो सामाजिक कार्य कर रहे हैं वो होंगे, और बोर्ड में एक ऐसा महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में से कोई ऐसा न्यायिक अधिकारी होगा जो जिसे 3 वर्ष का कम से कम अनुभव है। ठीक है। और इन लोगों की कैसी शक्तियाँ होंगी, तो इन लोगों को महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जैसी शक्तियाँ होंगी। तीसरा पॉइंट कह रहा है, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त तभी किया जाएगा जब ऐसे व्यक्ति कम से कम 7 वर्ष तक बालकों से तात्पर्य स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण संबंधी क्रियाकलापों से सक्रिय रूप से अंतर्वलित हों, और या बालक मनोवैज्ञानिक, मनोरोग विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या विधि में डिग्री सहित व्यवसायरत वृत्तित रहे हों। तो ये कौन से जो 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया जाएगा, तो वो कौन होंगे, तो वो कह रहा है वो होंगे जिन्होंने 7 वर्ष तक कार्य किया है। ठीक है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण संबंधी क्रियाकलापों में सक्रिय रहे हैं। ठीक है। मनोविज्ञान, मनोरोग विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या विधि की डिग्री में कार्य करते रहे हैं, उन्हें नियुक्त किया जाएगा। अब आ जाता है 4.4, कह रहा है कोई भी व्यक्ति बोर्ड के सदस्य के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसका मानव अधिकार या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने के लिए पिछला रिकॉर्ड है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने इस पिछले रिकॉर्ड में दिखाया गया है कि वो मानव अधिकार या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किया है, तो वो नियुक्त नहीं किया जाएगा। दूसरा कहता है उसे ऐसे किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोष सिद्धि को उलटा नहीं गया है, या उसे उस अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं किया गया, ऐसे व्यक्तियों को बोर्ड का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। थर्ड पॉइंट कहता है उसे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी प्रक्रम में निगम की सेवा से हटा दिया गया है, पदमुक्त किया गया, उस व्यक्ति को भी नियुक्त नहीं किया जाएगा। आगे कहता है वह कभी बालक व्यवहार या बाल श्रम में नियोजित या किसी अन्य मानव अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए मिला था, लिप्त था, तो उसे भी नियुक्त नहीं किया जाएगा। अब आ जाता है 5 पॉइंट, कहता है राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी सदस्य जिनके अंतर्गत बोर्ड में का प्रधान मजिस्ट्रेट भी है, या देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास, बालकों के लिए विधिक उपबंध और न्याय के संबंध में ऐसा समावेशन, प्रशिक्षण, संवेदीकरण जो विहित किया जाए, उसकी नियुक्ति की तारीख से 8 दिन की अवधि के भीतर अधिष्ठान किया जाएगा। तो ये बता दिया है कि कौन सा व्यक्ति, तो राज्य सरकार करेगी, जिसमें प्रधान मजिस्ट्रेट भी आएगा, का देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास, बालकों के लिए विधिक उपबंध, तो ये क्या कार्य करेंगे, कौन, ये व्यक्ति। ऐसा समावेशन, प्रशिक्षण और संवेदनशील जब विहित किया जाए, उसकी नियुक्ति की तारीख से 60 दिन के अवधि के भीतर अधिष्ठान करेगा। कितने दिन के भीतर, 60 दिन के भीतर। आगे 6 पॉइंट कहता है बोर्ड के सदस्यों की पदावधि और वह रीत जिसमें ऐसा सदस्य त्यागपत्र दे सकेगा ऐसी होगी जो विहित की जाए। तो त्यागपत्र के लिए भी वो नियम बताए गए, उसके अनुसार होगी कि वो त्यागपत्र दे सकता है। 7 कह रहा है बोर्ड के किसी सदस्य की प्रधान मजिस्ट्रेट के सिवाय नियुक्ति को राज्य सरकार द्वारा जांच करने के पश्चात ही किया जाएगा। जो प्रधान मजिस्ट्रेट है वो तो पहले से ही मजिस्ट्रेट था, इस वजह से उसे नियुक्त कर दिया गया, पर जो और सदस्य नियुक्त किए जाएंगे तो राज्य सरकार क्या करेगी, जांच करने के पश्चात ही उसे नियुक्त करेगी। फिर आगे पॉइंट दे रखे हैं, इस अधिनियम के अधीन निहित की गई शक्ति के दुरुपयोग का दोषी पाया गया या बोर्ड की कार्रवाई में बिना किसी विद्यमान कारण के लगातार 3 मास तक भाग लेने में असफल रहा, किसी वर्ष में कम से कम 3/4 बैठकों में भाग लेने में असफल रहा, या सदस्य के रूप में अपनी अवधि के दौरान उपधारा 4 के अधीन अपात्र रहा, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा ऐसे व्यक्ति को। अब आ जाते हैं 5 सेक्शन 5 कहता है जब व्यक्ति का स्थानांतरण जो जांच की प्रक्रिया के दौरान बालक नहीं रह जाता, जो व्यक्ति है पहले तो बालक था पर अब वो बालक नहीं रहा, तब क्या करेंगे, तो ये सेक्शन 5 बताता है। तो कहता है जहाँ किसी बालक के संबंध में इस अधिनियम के अधीन जांच आरंभ कर दी गई है और ऐसी जांच के दौरान वह बालक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता, मतलब जांच की गई थी तब तक वो 18 वर्ष से छोटा था, पर अब जांच पूरी की गई तब तक क्या हो गया, जांच आरंभ कर दी गई और ऐसी जांच के दौरान वह बालक क्या हो गया, 18 वर्ष का हो गया। वहाँ इस अधिनियम के तहत में प्रबद्ध किसी अन्य विधि में अंतर्विरोध किसी बात के होते हुए भी बोर्ड द्वारा जांच जारी रखी जा सकेगी और उस व्यक्ति के विरुद्ध आदेश इस रूप में पारित किया जाएगा मानो वह
अभी भी क्या हो, बालक हो। और कोई बालक है जो पकड़ा गया, उसकी कार्रवाई चल रही है, तब तक वो क्या हो गया, पहले 18 वर्ष का नहीं था, अब उसने 18 वर्ष पूरी कर ली जांच के दौरान ही, तब उसके साथ कैसी कार्रवाई की जाएगी, तो ऐसे ही की जाएगी, न्यायालय ऐसे ही कार्रवाई करेगा जैसे वो अभी भी बालक हो। ये बता दिया 5। 6 कहता है 6 कहता है उस व्यक्ति का स्थान जिसने अपराध तब किया था जब वह व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु था, और वो व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं हुई थी उससे पहले ही अपराध किया था, तब क्या किया जाएगा, तो कह रहा है ऐसा कोई व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली, अब पूरी कर ली है, और उसे उस समय जब वह 18 वर्ष की आयु से नीचे था किसी अपराध को करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। कोई व्यक्ति ऐसा है, पहले जब अपराध किया तब वो 18 वर्ष से छोटा था, अब क्या वो 18 वर्ष से बड़ा हो गया, 18 वर्ष के हो गए, तब क्या किया जाएगा, तो कह रहा तो उस व्यक्ति को इस धारा के उपबंध के अधीन रहते हुए जांच की प्रक्रिया के दौरान बालक ही समझा जाएगा। इसमें भी क्या कह दिया, बालक ही समझा जाएगा। दूसरा पॉइंट कहता है उपधारा 1 में अंतरिष्ट व्यक्ति यदि उसे बोर्ड द्वारा जमानत पर छोड़ा नहीं जाता है, जांच की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा। अगर उसे जमानत नहीं दी गई है तो उसे क्या करेंगे, सुरक्षित स्थान पर रख देंगे। तो सेक्शन हमारा 6 कहता है अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो पहले तो जब अपराध किया था तब 18 वर्ष से कम था, अब जब वो और उसे उस समय जब वह 18 वर्ष की आयु से नीचे था जब अपराध किया था, और जब गिरफ्तार किया गया था उसके बाद क्या हुआ, 18 वर्ष से बड़ा हो गया, तब क्या करेंगे, तो कह रहा है उसके प्रति ऐसी कार्रवाई चलाई जाएगी जैसे वो 18 वर्ष अभी बालक ही हो। सेकंड पॉइंट में कहता है अगर उसे जमानत पर नहीं छोड़ा गया तो जांच की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा। अब आ जाते हैं हम थर्ड कह रहा है उपधारा 1 में निर्दिष्ट व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विनिष्ट प्रक्रिया के अनुसार माना जाएगा। अब आ जाता है हमारा सेक्शन 7 की कह रहा बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया। तो हमारे 4 में बता दिया था बोर्ड के बारे में, 5 में बता दिया था, 4 में बताया था किशोर न्यायिक बोर्ड, 5 में बता रहा उस व्यक्ति के स्थान जो जांच की प्रक्रिया के दौरान बालक नहीं रहा है, ये 5 में बता दिया। अब हमारा 6 बता रहा उस व्यक्ति के स्थान जिसने अपराध तब किया था जब वो 18 वर्ष से कम आयु का था, उसके बारे में बता दिया। अब आ जाते हैं हमारा सेक्शन 7, तो ये बताता बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया क्या होगी। इसमें 4 पॉइंट दे रखे हैं तो एक एक करके देखेंगे। पहला कह रहा है बोर्ड ऐसे समय पर अपनी बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कारोबार के संव्यवहार के बारे में ऐसे नियमों का अनुपालन करेगा जो विहित किए जाएं और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रक्रिया बालक हितैषी हो। तो ये क्या कह रहा है, जो बोर्ड कार्रवाई करेगा तो कैसे करेगी, जो बालक के हित में हो, और यह कि वह स्थान बालक को अभित्रास करने वाला अथवा नियमित न्यायालय के समान न हो। ठीक है, तो ये बता दिया पहला पॉइंट। सेकंड कह रहा है विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को जब बोर्ड की कोई बैठक ना हो किसी विशिष्ट सदस्य के समक्ष पेश किया जा सकेगा। तो किसके तो कह रहा विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को बोर्ड के जब बोर्ड की कोई बैठक ना है, कोई बैठक नहीं है, किसी विशिष्ट सदस्य के समक्ष ही पेश किया जाएगा। ठीक है, तो बालक को ज़्यादा कोर्ट में नहीं लाया जाएगा, किसी विशिष्ट सदस्य के पास पेश किया जाएगा। अब कह रहा है थर्ड पॉइंट कहता है बोर्ड के किसी सदस्य के अनुपस्थिति होते हुए भी कार्य कर सकेगा। तो बोर्ड ऐसा नहीं है कि बोर्ड में कोई एक व्यक्ति अनुपस्थित है तो उसकी कार्रवाई बंद कर दी जाएगी, तब भी वो बोर्ड कार्य करेगा, जो उपस्थित है वो कार्य करेंगे। और बोर्ड द्वारा पारित कोई भी आदेश कार्रवाई के किसी प्रक्रम के दौरान केवल किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण ही अविद्यमान नहीं होगी। अगर कोई उपस्थित नहीं है और कार्रवाई कर दी गई तो वो विद्यमान नहीं मानी जाएगी। अब इसमें परंतु बताया गया है। परंतु कह रहा है परंतु मामले के अंतिम निपटारे के समय धारा 18 की उपधारा 3 के अधीन कोई आदेश करने में कम से कम दो सदस्य जिसके अंतर्गत प्रधान मजिस्ट्रेट भी उपस्थित होने चाहिए। जब कोई मामला है उसका अंतिम निपटारा हो रहा है तो बोर्ड के कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए जिसमें एक प्रधान सदस्य भी हो। ठीक है, अब 4 बोर्ड के सदस्यों के बीच अंतरिम या अंतिम निपटारे में कोई मतभेद होने की दशा में बहुमत की राय अभिभावी होगी, किंतु जहाँ ऐसा कोई बहुमत नहीं हो वहाँ प्रधान मजिस्ट्रेट की राय अभिभावी हो। तो ये कह रहा है अगर कोई अंतिम निपटारा हो रहा है तो उसमें जो अगर पता चले कि 4 लोग हैं तो दो भी एक बात कह रहे हैं और दो एक बात कह रहे हैं तो फिर क्या होगा, तो ये कह रहा है प्रधान मजिस्ट्रेट की राय मानी जाएगी, फिर जिसे वो सपोर्ट कर देगा वही निर्णय माना जाएगा। अब आ जाते हम 8 में। अब आ जाते हैं हम सेक्शन
8 में। सेक्शन 8 कहता है हमारा बोर्ड की शक्तियाँ, कृत्य और उत्तरदायित्व कि जो बोर्ड को शक्ति क्या दे दी जाएंगी, उनके कर्तव्य क्या होंगे और उनके उत्तरदायित्व क्या होंगे। तो ये बता रहा है हमारा सेक्शन 8। सेक्शन 8 कहता है, 1 मिनट, पहला कहता है पॉइंट, तत्समय प्रबद्ध किसी अन्य विध में अंतरिक्ष किसी बात के होते हुए, किसी विध में कोई बात लिखी उसके होते हुए भी इस अधिनियम में जैसा अन्य उपबंध है उसके सिवाय किसी जिले के लिए गठित बोर्ड के सभी बोर्ड को विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में इस अधिनियम इस बोर्ड के अधिकारता क्षेत्र के सभी कार्रवाई को अनन्य रूप से निपटाने की शक्ति होगी। तो ये कह रहा है किसी भी विधि में कुछ भी लिखा हो, पर अगर ये बोर्ड बनाया गया है तो कह रहा उसके सिवाय उपबंधित है, उसके सिवाय उससे अलग तस्मै प्रबद्ध किसी अन्य विधि में अंतरिक्ष किसी बात को होते हुए भी, कोई बात लिखी है लॉ में उसके होते हुए भी इस अधिनियम में जैसा अन्य उपबंध है उसके सिवाय जिले के लिए गठित कोई बोर्ड है तो बोर्ड को विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में क्या करने की कोई कार्रवाई है उसे करने के और कार्रवाई को निपटाने की शक्ति होगी। सेकंड पॉइंट कहता है इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उच्च न्यायालय और बालक न्यायालय द्वारा भी तब जब कार्रवाई अपील पुनरीक्षण में या अन्यथा धारा 19 के अधीन उसके समक्ष की जा सकेगी। तो क्या कह रहा है, अपील कहाँ जाएगी, उच्च न्यायालय और बालक न्यायालय द्वारा भी जब तक कार्रवाई अपील पुनरीक्षण में या अन्यथा धारा 19 के अधीन उसके समक्ष हो तो की जाएगी। अब आ रहा है पॉइंट थर्ड पॉइंट कहता है बोर्ड की कृत्यों और उत्तरदायित्व के अंतर्गत निम्नलिखित भी आएंगे। तो बोर्ड के कृत्यों के अंतर्गत और दायित्व के अंतर्गत क्या क्या आएगा वो बता रहा है। तो एक पहला पॉइंट कहता है प्रक्रिया के प्रत्येक क्रम में बालक और माता पिता और संरक्षक की सूचना को सहभागिता में सुनिश्चित करना। तो उनकी भी सहभागिता होनी चाहिए, ये कह रहा है। माता पिता संरक्षक को सूचना दी जाएगी, ठीक है, कोई प्रक्रिया हो रही है वहाँ। सेकंड पॉइंट कहता है, बी पॉइंट कह रहा यह सुनिश्चित करना कि बालक के अधिकारों की, बालक की गिरफ्तारी, जांच, पश्चावर्ती देखरेख और पुनर्वास की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान संरक्षा। तो जब उसके विरुद्ध जब कार्रवाई चल रही है तो उसकी संरक्षा कैसे की जाएगी उसका भी ध्यान रखा जाएगा। सी कह रहा है विधिक सेवा संस्थाओं के माध्यम से बालक के लिए विधिक सहायता की उपलब्ध सुनिश्चित की जाएगी। तो बालक को क्या दी जाएगी, विधिक सहायता भी दी जाएगी। फिर आगे कह रहा है घ में बालक को बोर्ड जब कभी आवश्यक हो यदि वह कार्रवाई में प्रयुक्त भाषा के समझने में असमर्थ है, कोई बालक है जो भाषा को समझने में असमर्थ है, दुभाषी है या अनुवादक जिसके ट्रांसलेटर जिसके पास ऐसी अर्हता और अनुभव हो, ऐसी फीस का जो विहित की जाए संदाय करने पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो ट्रांसलेटर भी उपलब्ध कराया जाए जिससे वो बच्चे को समझा सके या कोई ऐसा सक्षम व्यक्ति जो उसे समझा सके। आगे कहता है डा में परिवीक्षा अधिकारी या यदि परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो बाल कल्याण अधिकारी या तो परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या किसी सामाजिक कार्यकर्ता को मामले का सामाजिक अन्वेषण करने और सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट उन परिस्थितियों में अभिनिश्चित करने के लिए जिनके अविकथित अपराध किया गया था उसके बोर्ड के समक्ष प्रथम बार पेश किए जाने की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। तो ये कह रहा है जो परिवीक्षा अधिकारी हो तो परिवीक्षा अधिकारी, नहीं तो बाल कल्याण अधिकारी, और अगर बाल कल्याण अधिकारी नहीं है तो सामाजिक कोई कार्यकर्ता है तो उसे ये कहा जाएगा कि आप वहाँ का इन्वेस्टिगेशन करो जहाँ अपराध किया गया था, तो वहाँ कैसा माहौल था जब उसने अपराध किया, तो इसकी सारी डिटेल बनाएगा और उसके बोर्ड के समक्ष प्रथम बार पेश किए जाने की तारीख से जो मामला है पेश किया गया उसके 15 दिन के किए जाने की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर क्या कहेंगे वो जो भी डिटेल है जो भी जांच इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट बनाई है उसे देगा, दिन के अवधि के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश देगा। आगे कहता है चाह में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के मामलों का धारा 14 में निर्दिष्ट जांच की प्रक्रिया के अनुसार न्याय निर्णय का निपटाया जाएगा। ये बता दिए न्याय निर्णय किया जाएगा। अब कह रहा है
विधि का उल्लंघन करने के अविकथित बालकों से जिनके बारे में यह कथन किया गया है कि किसी प्रकरण पर देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, संबंधित मामलों को जिसके द्वारा इस बात को जहाँ मानते हुए कि विधि का उल्लंघन करने वाला बालक तस्मय देखरेख की आवश्यकता वाला बालक हो सकता है, समिति और बोर्ड दोनों के उसमें अंतर्भुक्त होने की आवश्यकता है, समिति को अंतरित करेगा। तो क्या करेगा, समिति को ट्रांसफर कर देगा अगर बालक को उसे देखरेख की आवश्यकता है तो। आगे कहता है मामले का निपटारा करना और अंतिम आदेश पारित करना, जिसके अंतर्गत बालक के पुनर्वास के लिए विशिष्ट देखरेख योजना भी है, जिसके अंतर्गत परीक्षा अधिकारी जिला बालक संरक्षण एक या किसी गैर सरकारी संगठन के सदस्य द्वारा ऐसी अनवरती कार्रवाई की अपेक्षित हो तो वो की जाएगी। मामले का निपटारा करने की अंतिम आदेश पारित करना, जिसके अंतर्गत बालक के पुनर्वास विशिष्ट देखरेख योजना भी है, उसका निपटारा किया जाएगा। फिर कह रहा है विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को देखरेख के बारे में योग्य व्यक्ति घोषित करने के लिए जांच की जाएगी। कौन सा व्यक्ति उसकी देखरेख अच्छा कर सकता है, उसके लिए जांच की जाएगी। आगे है कहता है विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए आवासीय सुविधा का प्रत्येक मास कम से कम एक निरीक्षक दौरा करना और सेवाओं की क्वालिटी के सुधार के लिए जिला बाल संरक्षण एक और राज्य सरकार को कार्रवाई सिफारिश करना। तो कह रहा है कि अगर जो बालक रखा गया है, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक जहाँ रखे जाते हैं वहाँ प्रत्येक मास में कम से कम एक निरीक्षण किया जाएगा और जो उसके सुधार हैं उसमें जो वहाँ की जगह है वहाँ सुधार करने की